नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और भारतीय संविधान की सीरीज़ में आज का जो हमारा चैप्टर वाइज जो MCQs हो रहा है उसमें आज की जो पहली सीरीज़ है वो है भारत का संवैधानिक विकास। ये मेरा पहला चैप्टर है और इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बने हुए उसमें मैं सबसे टॉप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो जल्दी से आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जल्दी से जुड़ जाएं हमसे, ठीक है। तो फिर अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना अच्छा है और सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम IAS से लगाकर आप वनडे एग्ज़ाम में किसी लेवल का भी एग्ज़ाम दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की एक शक्तियाँ दे दी गई, ठीक है। तो आप लोग यदि पढ़ा है अच्छे से तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास चार्टर्ड एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों मैं आपको समय भी दे रहा हूँ, आप अपने आंसर की पुष्टि कर लीजिए और फिर मैं आपको सही आंसर बताऊँगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही होगा ऑप्शन वो 1861 सही होगा। 1861 में एक ऐसा प्रावधान प्रोविज़न आया था जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी गई थी। उस अतिरिक्त शक्तियाँ में क्या था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को। तो इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा 1861। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है बहुत बार पेपर में आया है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ये तो वनडे एग्जाम में तुरंत ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रुप डी है और बहुत सारे स्टेट्स में एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो है अब तक कुछ सबसे ज़्यादा यदि संवैधानिक विकास से पूछा गया है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है दोस्तों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो और सभी लोगों को ये आंसर जरूर पता होगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन 1773 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1771 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1785 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1793। कुल मिला के चार ऑप्शन हैं। जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। जल्दी से बताइए आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। उसमें ऑप्शन ए सही होगा, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 ये भारतीय संवैधानिक दृष्टि से ये पहला कदम था जो है ब्रिटिश संसद का, जो ये पास करके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाए थे। आगे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार एक बिल आया था, वो भारत में कब आया था? पहला ऑप्शन 1905 में, दूसरा ऑप्शन 1909 में, तीसरा ऑप्शन 1911 में और चौथा ऑप्शन 1920 में। इस प्रकार से ये चार ऑप्शन हैं और जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। जल्दी बताइए सभी लोग आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो मैं अब दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा 1909। 1909 को ही कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और ये 1909 में पास हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान करना, मतलब फूट डालो और राज करो की जैसी नीतियां इसी अधिनियम की देन है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ और चौथा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया? इसमें पहला ऑप्शन 1885, दूसरा ऑप्शन 1875, तीसरा ऑप्शन 1866 और चौथा ऑप्शन 1898। कुल मिलाकर ये चार ऑप्शन हैं और जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही होगा।
तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1858 महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको बोला जाता है भारत परिषद अधिनियम भी बोल देते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? पहला ऑप्शन द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, दूसरा ऑप्शन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तीसरा ऑप्शन संघीय व्यवस्था, चौथा ऑप्शन प्रांतीय व्यवस्था। इस प्रकार से ये चार ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इन चार ऑप्शनों में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि 1909 में ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था इसकी क्या व्यवस्था थी भारत में, इसकी क्या व्यवस्था थी भारत में। तो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। बी नंबर, ये केवल अधिनियम पास हुआ था सांप्रदायिक के लिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए ये इंडियन काउंसिल एक्ट भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, सुमेल नहीं है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें सुमेलित बताना है। तो पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, ये भी आपको मैंने बताया, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए आया था, तो बिल्कुल बात सही है, स्वशासन के लिए आया था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम जो आया 1935 ये भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तीसरा है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करने आया, बिल्कुल बात सही है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में क्यों था, क्या था और क्यों आया था। तो इसका मतलब था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया जाए। और चौथे नंबर में दिया है कि साइमन कमीशन भारत विभाजन, नहीं, साइमन कमीशन भारत 1927 में और 1928 में बम्बई पहुंचा था और इसका विरोध भारतीयों ने इसलिए किया था क्योंकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित था ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत। डी नंबर आपका ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सूची 1 और 2 है, इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए जो ए है वो सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन किससे संबंधित है, चौथे ऑप्शन में 1907 में, ठीक है, सूरत विभाजन 1907 संबंधित है। फिर कह रहा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूर्ण स्वराज जो है, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे पूर्ण स्वराज का संकल्प आपको पता होगा, ये 1929 में लिया गया है। तो आपको पता होगा कि डी का जिसमें फर्स्ट होगा और ए का जिसमें 4 होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका जो है क्या कहते हैं, बी नंबर में ऑप्शन जा रहा है। देखो ए का 4 सही है, ए का 4 सही है तो ये भी सही है, और डी का 1 सही है तो ये भी सही है। यदि आपको नहीं आ रहा है, 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो आप आसानी से उस विकल्प का आंसर दे सकते हैं। तो सभी लोगों ने अपना आंसर दिया होगा और समझा होगा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कौन सा सही होगा, बी नंबर। ए का चौथा और बी का जो है तीसरा 1932 में एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था। इसके बाद आपको सी का दूसरा है और सी का दूसरा 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। इस प्रकार आपका ये आंसर क्लियर होता है। आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश ताज को सौंप दिया था। देखो कंपनी का शासन 1773 से कुल मिलाकर 1853 तक चला और महारानी एल्जिया के बेस से जो शासन था, ठीक है, वो जाके महारानी विक्टोरिया के हाथों पहुंचा। तो वो कब हुआ ये आपको बताना होगा।
तो जिन्होंने ट्यूशन को पढ़ा है अच्छे से अधिनियम को, वही आंसर आसानी से दे सकता है। तो पहला ऑप्शन है चार्टर्ड अधिनियम 1833, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1858, सी नंबर में ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861। इस प्रकार से 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शन की सहायता से आप लोग जल्दी से अपना आंसर पुश करिए कि आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको सही आंसर कौन सा होगा। इसमें होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 में महारानी एलिजाबेथ के हाथों से शासन उठा करके महारानी विक्टोरिया के हाथों शासन सौंप दिया गया था। नौ नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। कह रहा है कि कंपनी के व्यापारी और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है चार्टर्ड अधिनियम 1813, बी नंबर में ऑप्शन है चार्टर्ड अधिनियम 1833, इसके बाद सी नंबर में है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जिन्होंने डिटेल में जानकारी प्राप्त की है, पढ़ा है ये संवैधानिक विकास को, वही आंसर दे सकता है। तो दोस्तों सभी लोग अपना आंसर दो और अपने बुकलेट में वो ऑप्शन लिखो और फिर चेक करो मेरे बताए हुए क्वेश्चन से कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही होगा सी नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में व्यापारिक, कमर्शियल और पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे उनको अलग कर दिया गया था। व्यापारिक और राजनीतिक प्रावधान को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अलग करता है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब एक इस्टेब्लिश जो है किया गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत इसको स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858 और चौथा ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1833। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर को देते रहिए और बताते रहिए कि आपका आंसर कौन सा सही हो जा रहा है भाई। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सही होगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कलकत्ता में पहली बार की गई थी भारत में, वो की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। वो कौन सा अधिनियम था, वो अधिनियम का नाम बताइए जिसमें ब्रिटिश संसद ने प्रतिवर्ष भारत के लिए प्रावधान किया था 1 लाख रुपए की खर्च के लिए शिक्षा पर। क्योंकि भारत में गुरुकुल की जो परीक्षा थी, उनको पढ़ाई थी वो उनको अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा था कि भारतीयों को यदि बेहतर और अच्छा बनाना है तो उनके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए गुरुकुल की पढ़ाई को समाप्त करके एक आधुनिक शिक्षा की तरफ अग्रसर करना चाहती थी ब्रिटिश संसद। तो इसलिए उन्होंने एक अधिनियम के तहत प्रावधान भारत में पैसा खर्च करने के लिए बोला था, परंतु अंग्रेज ने इसका विरोध किया कि भारतीयों पर पैसा क्यों अनर्थ खर्चा कर रहे हो। तो अब याद करेंगे हम लोग इस अधिनियम को कि किस अधिनियम की देन है। पहला ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1813, दूसरा ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1833, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858 और चौथा ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1853। तो इस प्रकार से बताइए सभी लोग कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था शायद 2019 के पेपर में, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1833 और सॉरी
सॉरी मिस्टेक हो गई। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, दोस्तों, इसमें सही होगा 1813। सॉरी भाई, सॉरी, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? 1800, पहला ऑप्शन है 1833 के चार्टर एक्ट में, दूसरा ऑप्शन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तीसरा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, और चौथा है 1813 के चार्टर एक्ट में। यदि इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों ने बहुत करीबी से या गहराई से पढ़ा है अधिनियमों को, तभी ये जो क्वेश्चन है वो उसका सही आंसर निकल सकता है आपसे। तो जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसी में कहा गया था कि भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, मतलब भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। चलते 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? वायसराय एक प्रकार की गवर्नर जनरल को उपाधि दी गई थी, परंतु गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल चलता था। तो अब गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी ये तो आपको पता ही है, परंतु आगे चल के यही गवर्नर जनरल वायसराय की उपाधि प्राप्त कर लेता है, तो उसे प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये 4 ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स है, दूसरा लॉर्ड कैनिंग है, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, और चौथा लॉर्ड माउंटबेटन है। तो 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जाएगा। दोस्तों आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। और ये किस अधिनियम की देन है? 1858 भारत सरकार अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम कहो, भारत शासन अधिनियम ही कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें कंपनी के हाथों से शासन ब्रिटिश संसद के या ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन पहुंचा था, वही में ये गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदल करके उपाधि के रूप में वायसराय का पद दे दिया गया था। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल थे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? महिलाओं को वोटिंग देने का राइट्स कब मिला? वोटिंग देने का राइट्स कब मिला? पहली बार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो पहला अधिनियम है 1892, दूसरा है 1773, तीसरा है 1861 और चौथा है आपका 1919। इस प्रकार से 4 ऑप्शन हैं। बताइए, यदि आपने सही से पढ़ा है तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं कि महिलाओं को वोटिंग देने का जो अधिकार है वो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो सभी लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हमारी, और इतने बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपको पता है कि संवैधानिक विकास में आने वाले आगामी परीक्षाओं में यदि क्वेश्चन पूछा गया तो गलत नहीं होगा, ये 100% मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा 1919। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम की देन है? संघीय न्यायालय मतलब भारत के लिए एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, और वो किस अधिनियम की देन है? ठीक है, तो एक संघीय न्यायालय अलग है और सर्वोच्च न्यायालय अलग है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बाद संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858। कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन हैं, और 4 ऑप्शन में बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम की देन है? सभी लोग अपने आंसर को सही बताएं, और जल्दी से बताएं कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के देन है।
भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मशीनरों को भारत में प्रवेश दिया गया और उनका धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई भारत में। तो किस अधिनियम की देन है? पहला ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1813, दूसरा ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1833, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चौथा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813 यही एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरों को आने की शुरुआत हुई, अपने धर्म का प्रचार प्रसार फैलाने की शुरुआत हुई, 1 लाख रुपए शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च करने की मंजूरी दी गई। ठीक है, भारत में विज्ञानवाद को बढ़ावा देने के लिए इसी अधिनियम की देन है। डॉक्टरी सिस्टम, भारत में जो भी कुछ अंग्रेजी प्रावधान थे वो इसी अधिनियम के तहत लागू किए गए। तो 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। देखिए बहुत अच्छा कथन है दोस्तों, बहुत अच्छा कथन है। परीक्षा में आने की संभावना ऐसे क्वेश्चनों की बहुत होती है। तो पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। जल्दी से बताइए, अपने आंसर की पुष्टि करिए और बताइए सभी लोग। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सी नंबर सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान माना। तो ये किसने माना? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया दोस्तों। प्रांतों में डायरकी सिस्टम लागू किया गया, प्रोविंशियल स्टेट्स में। तो ये पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858 दोस्तों, और चौथा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। जल्दी से बताइए अपने आंसर की और पुष्टि करिए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है, कौन सा सही जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत फिर से की गई थी। जिस तरह 1858 में उस राजनीतिक और व्यापारिक मामलों के लिए जो भारत में द्वैध शासन अलग अलग स्थापित किया था उसको 1858 के भारत शासन अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। और अब भारत में यदि द्वैध शासन की शुरुआत होगी तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से होती है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ सही आंसर कौन सा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है, वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है दोस्तों, और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ही है, और उन्हीं को यही पद दिया था, गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। गवर्नर जनरल को पद उन्होंने इन्हीं को ही दिया गया था। समझ गए ना दोस्तों। और किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था।
भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम, ये गलत लिख गया, किस अधिनियम के तहत मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का, कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861, सी नंबर में है भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथे ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन हैं और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जल्दी से पहले अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि आपका आंसर कौन सही जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1861 अधिनियम के तहत ही भारत में मद्रास, मुंबई और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858 और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस प्रकार से 4 ऑप्शन हैं और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम की देन है। दोस्तों, किस अधिनियम की देन है, जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है, कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों, जल्दी से बताओ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने भारत शासन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, जिससे गवर्नर जनरल के ऊपर जो एक बोझा था वो कम हो चुका था और ये 1861 की देन है, 1861 के अधिनियम की देन है। आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस अधिनियम के तहत बर्मा, एक जो देश है आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वो अलग हुआ था। तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ, किस अधिनियम के तहत। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1858। कुल मिला के 4 ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत बर्मा से अलग हुआ था। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1813, दूसरा ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1833, सी नंबर में ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1853 और चौथे में है भारत शासन अधिनियम 1858। तो ये 4 ऑप्शन है कुल मिलाकर और 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। आपका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करिए और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद कब दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा। तो मैं बताऊंगा आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट पास हुआ था वो इसी के लिए पास हुआ था कि सारी शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर जनरल से हटाकर पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बनाया जाए और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। और ये किस अधिनियम की देन है, 1833 की। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को
केवल राजनीतिक कार्य करने थे, परंतु इस किस एक्ट का प्रावधान था? व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक अधिकार समाप्त करके केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए सौंपा गया था। ये किस एक्ट का प्रावधान है? तो पहला अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा है 1813, तीसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चौथा है 1853। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 4 ऑप्शन हैं और बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और चाय और चीन के लिए व्यापार मतलब चाय और चीन के लिए जो व्यापारिक संबंध थे वो बने हुए थे। तो ये दोस्तों हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में जो व्यापारिक अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए थे, मगर चाय और चीन के साथ व्यापारिक संबंध को बनाए रखा गया। आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यदि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो वो अलग बात है, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो वो बात अलग है। तो पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन है सर रेडक्लिफ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इनमें ऑप्शन कौन सा सही है। यदि इसके बीच में ऑप्शन क्या लग जाए वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपना आंसर को बताओ और फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्यों सही होगा? क्योंकि भारतीय शब्द नहीं आया। यदि स्वतंत्र भारत का अंतिम या स्वतंत्र भारत का भारतीय, यदि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो श्री राजगोपालाचारी होंगे। यदि भारतीय शब्द न लगाया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। यही ऑप्शन आपका सही होगा। और ऐसा क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं, और ये सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बेस्ट है, मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे सबसे बेहतर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। और बच्चों को आज भी कंफ्यूजन रहता है इतना पढ़ने के बाद भी। ये क्यों? क्योंकि वो शब्द को समझ नहीं पाते। तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, यदि भारतीय लग जाए तो श्री राजगोपालाचारी लगा दो, यदि भारतीय ना लगे तो सीधा आँखी मूंद करके आप लॉर्ड माउंटबेटन लगा दो। तो इस प्रकार से ये 25 क्वेश्चन आज की सीरीज के कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों यदि हमारे सेशन को बेहतर और परिणाम आपको लगा हो कि ये सेशन बहुत बेस्ट रहा हो, अच्छा है आपके लिए, कुछ ना कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं ज़रूर पूछे जाएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल से यदि जुड़े रहना है, लगातार बने रहना है, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन को ज़रूर पुश कर दो, जिससे आपके नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते हुए तुरंत पहुंच सके। और लाइक शेयर करें ना भूलें दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।